आज का टॉपिक होगा उत्तराखंड में गोरखों का शासन किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो गोरखा जो थे वो नेपाल देश से संबंधित थे, और ये जो नेपाल डोटी डोटी हाँ जी, नेपाल को डोटी कहा जाता था। डोटी ये कहा जाता था नेपाल को। ठीक है। अब नेपाल स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसे हम चौबीसा कहते थे। चौबीसा। अब चौबीसा इसको क्यों बोलते थे? क्योंकि नेपाल में जो छोटे छोटे राज्य थे, इनकी टोटल संख्या 24 ही थी, इसीलिए इसको चौबीसा बोला गया था। 24 टोटल जो छोटे छोटे राज्य थे वो 24 थे, इसलिए इसको चौबीसा बोला जाता था। अब छोटे छोटे राज्य कौन कौन से थे? जैसे इनमें से जैसे एक भटगांव हो गया, भटगांव, डोलू, जुमला, कांतीपुर, कांतीपुर, पालिया। ठीक है। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे यहाँ पे राज्य हुआ करते थे। इन्हीं राज्यों में से कोई एक राज्य था जिसका एक शासक था, जिसका नाम था नरभूपाल। नरभूपाल। ठीक है। हाँ, ये अपने आप में एक स्वतंत्र शासक था, और ये क्या चाहता था कि मैं इन सभी राज्यों पे क्या करूं, कब्जा कर दूं। लेकिन इसका जो मकसद था वो ये कामयाब नहीं हो पाया, और इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नरभूपाल के बाद इसका बेटा आया। जो इसका बेटा था उसका नाम था पृथ्वी नारायणपुर। पृथ्वी नारायण, पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है। पृथ्वी नारायण शाह। अब इससे पहले जो ये गोरखा होते हैं, ये दिखने में छोटे कद के होते हैं। ठीक है। नाक इनकी चपटी होती है, और शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, यानी कि इनकी जो बनावट है वो इनकी जो मुखाकृति है वो एक पूरा प्रजाति से भी मिलती है। उसका नाम है किरात। एक दो क्वेश्चन जो नॉर्मली पेपर में आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो गोरखों की मुखाकृति है वो किस पुरा प्रजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होता है किरात। अब किरातों का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत और रामायण में हमें देखने को मिला। इसके अलावा पुराणों में भी किरातों का उल्लेख है। पुराणों में जैसे कि ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में हमें देखने को मिलता है किरातों के बारे में, या पढ़ने को मिलता है। किरात उत्तराखंड में जो पुरा प्रजातियां हैं उनमें दूसरे नंबर पे आती है। पहली जनजाति को हम कोल मानते हैं, यानी कि उत्तराखंड में जो सबसे पुरा प्रजाति थी उसका नाम कोल था। कोल के बाद किरात आती है, और ये जो गोरखा थे इनकी मुखाकृति भी किरातों से संबंधित है, यानी कि इनकी बनावट जो है वो किरात जाति से संबंधित थी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि गोरखा जो थे वो नेपाल से संबंधित थे, और यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे जो 24 हुआ तक करते थे, और 24 इनको कहते थे। इसी का एक राजा नरभूपाल, उसका बेटा पृथ्वी नारायण शाह था। ठीक है। इसने क्या किया कि कुछ क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर दिया, जैसे कि कांतीपुर पे, डोलू पे, जुमला पे, और कुछ अन्य राज्यों पे इसने पृथ्वी नारायण ने अपना अधिकार जमा दिए। यानी कि ये एक शक्तिशाली शासक माना जा सकता है बजाय अपने पिता के। ठीक है। पृथ्वी नारायण शाह ने क्या किया कि कुछ क्षेत्रों पे, ये कांतीपुर जो है इसे वर्तमान में काठमांडू कहते हैं। ये काठमांडू, काठ जो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू, तो ये वर्तमान में कहलाया जाएगा कांतीपुर। ठीक है। अब पृथ्वी नारायण शाह ने इन क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर दिया, और इसके बाद इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। 1743 से लेके, इसका टाइम पीरियड भी हमें मिल जाता है किताबों में देखने को, 1743 से लेके 75 तक ये इसका टाइम किताबों में लिखा हुआ है। तो पृथ्वी नारायण शाह के बाद इसका बेटा राजा बनेगा, और इसके बेटे का नाम है प्रताप नारायण। प्रताप नारायण। प्रताप नारायण जो है ये, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि अल्पवयस्क में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी पत्नी का नाम था इंद्राणी लक्ष्मी। इंद्राणी लक्ष्मी। इसका एक भाई भी था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह। ठीक है। ये इसकी पत्नी हो गई, और ये इसका भाई हो गया प्रताप नारायण। तो पृथ्वी नारायण शाह का बेटा प्रताप नारायण जो है वो अल्पवयस्क में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है वो गद्दी पे बैठ जाता है, यानी कि ये जल्दी मर जाता है। तो इसका जो बेटा है वो भी अभी छोटा है, वो भी अल्पवयस्क होगा, और उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है, जिसका नाम है रण बहादुर शाह।
ठीक है, रण बहादुर शाह। अब रण बहादुर शाह जो है वो एक छोटा राज्य जो मतलब अभी बच्चा है, और इसकी जो संरक्षिका है वो इसकी माँ इंद्राणी लक्ष्मी बनती है। इसकी संरक्षिका, रण बहादुर शाह की जो संरक्षिका होगी उसका नाम क्या होगा, इंद्राणी लक्ष्मी। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह क्या करता है कि इंद्राणी लक्ष्मी की हत्या कर देता है, इसको मार देता है। यानी कि रण बहादुर का जो चाचा है वो रण बहादुर की माँ को क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, और खुद रण बहादुर का संरक्षक बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, रण बहादुर और बहादुर शाह ने क्या किया कि ये जो चौबीसा थी इस पे अपना कब्जा कर दिया। अब ये पूरे नेपाल का के राजा बन गया रण बहादुर शाह। ओके, यहाँ तक ठीक है। रण बहादुर शाह और बहादुर शाह ने क्या किया, यानी कि चाचा भतीजे जो थे, इन्होंने इस पूरे जो चौबीसा थे इन सभी पे कब्जा कर दिया। यानी कि पूरे नेपाल पे किसका राज हो गया, रण बहादुर शाह पे। अब यहाँ पे रण बहादुर शाह जो है राजा है, और उसका संरक्षक जो है वो कौन है, बहादुर शाह है। अब कैसे ये उत्तराखंड में आए, अब इसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उत्तराखंड में ये आए नहीं बल्कि इनको बुलाया गया, कैसे करके, एक कुमाऊं का एक व्यक्ति था जिसका नाम है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। अब ये हर्षदेव जोशी कौन था इसके बारे में पहले सुनेंगे। सर इसको मिटा दो, ये जो लिखा है, ठीक। अब इनका कुमाऊं आगमन किस प्रकार से हुआ, तो एक व्यक्ति का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है जिसका नाम है हर्षदेव जोशी। तो ये हर्षदेव जोशी के पिता का नाम शिवदत्त जोशी था। शिवदत्त जोशी। तो ये शिवदत्त जोशी एक दीवान था, काशीपुर का दीवान। काशीपुर आज भी है, उधम सिंह नगर में काशीपुर पड़ता है, और वहां का दीवान कौन था, शिवदत्त जोशी। तो शिवदत्त जोशी किसके टाइम पे दीवान बना, किस शासक के टाइम पे दीवान था, तो चंदों का एक राजा आता है जिसका नाम है कल्याण चंद। ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ। इसके समय कल्याण चंद चतुर्थ ने क्या किया कि शिवदत्त जोशी को काशीपुर का दीवान बना दिया। अब कल्याण चंद का एक बेटा था जिसका नाम था दीपचंद। कल्याण चंद का बेटा कौन होगा, दीपचंद होगा। ठीक है, तो कल्याण चंद के बेटे यानी कि कल्याण चंद चतुर्थ इसको बोलेंगे, कल्याण चंद का बेटा दीपचंद है, और ये था मंदबुद्धि। तो ये मंदबुद्धि था, तो इसका एक संरक्षक रखा गया। इसका संरक्षक था शिवदत्त जोशी जो दीवान काशीपुर का था ना। तो जब कल्याण चंद, हाँ, दीपचंद का संरक्षक कौन बन गया, दीपचंद का संरक्षक बना शिवदत्त जोशी। ठीक है ना। फिर दीपचंद की शादी हो गई और इसकी पत्नी का नाम था श्रृंगार मंजरी। संरक्षक कौन था, शिवदत्त जोशी था। लेकिन अब 1600 एक टाइम आता है 1764 का, और ये जो शिवदत्त जोशी है ना इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब शिवदत्त जोशी मर जाता है तो दीपचंद की पत्नी है श्रृंगार मंजरी। मंजरी आइए मैम, श्रृंगार मंजरी इसकी पत्नी ये है श्रृंगार मंजरी। तो इसके मरने पे जो इसका संरक्षक था, इसके मरने पे इसने जो है अब शासन प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में रख ली। ठीक है, इसने श्रृंगार मंजरी ने। तो जब ये इसने शासन प्रशासन को अपने हाथों में संभाला तो फिर इसने क्या किया कि इसके बेटे इसको बनाना था दीवान, क्योंकि इसके बाद ये था। हालांकि इसके दो बेटे थे, एक हर्षदेव जोशी था और एक दूसरा था जयकृष्ण जोशी, जयकृष्ण जोशी। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को बनाना था दीवान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वंश चलते हैं ना, यानी कि राजा का बेटा जब राजा ही बनेगा और दीवान का बेटा दीवान बनता था, या सेनापति का बेटा वंशावली के आधार पर ही होता था पद निर्धारण। तो इसने क्या किया कि किसी अन्य को बना दिया अपना सेनापति, या जो शिवदत्त जोशी था इसका संरक्षक, वो किसी और को बना दिया। और किसको बनाया, तो इसने एक नाम आएगा मोहन चंद, मोहन सिंह आएगा यहाँ पे पहले, मोहन सिंह। मोहन सिंह और दो भाई थे ये लाल सिंह, ये दोनों भाई थे, एक मोहन सिंह था और एक लाल सिंह था। तो श्रृंगार मंजरी ने क्या किया कि इसको बना दिया अपना सेनापति। तो मोहन सिंह को जब सेनापति बना दिया गया तो इन जोशियों में और इनके बीच जो है विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, तो पावर किसके पास थी, मोहन सिंह के पास थी। मोहन सिंह ने क्या किया कि इन दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया कि इनको फांसी पे लगा दो।
मतलब फांसी पर चढ़ा दो इन दोनों को, किसको, हरदीप जोशी को और जयकृष्ण सिंह जोशी को। लेकिन यहाँ पे इसके आदेशानुसार इसको तो फांसी की सजा हो गई, ये तो चल बसा, ठीक है। लेकिन ये इसको उम्र कैद हो दे दी। क्यों दे दी गई उम्र कैद? क्योंकि लाल सिंह और मोहन, जो हरदीप जोशी था ना, ये दोनों दोस्त थे। तो लाल सिंह के कहने पे मोहन सिंह ने, अब इसके भाई ने अपने छोटे भाई के कहने पे इसको फांसी की जगह क्या कर दिया गया, उम्र कैद में मतलब डाल दिया, कैद कर दिया इसको। तो ये तो कैद में हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, दीपचंद को भी कैद कर दिया गया मोहन सिंह और श्रृंगार मंजरी के द्वारा, इसको भी इन्होंने कैद कर दिया। तो जैसे शाहजहां को कैद किया गया था, ठीक उसी प्रकार दीपचंद को भी कैद कर दिया जाता है और दीपचंद की कैद खाने में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुमाऊं के यानी कि जब चंदों की जेल कहाँ पे थी, किस जगह पे थी, तो एक आंसर आएगा सिराकोट। सिरा किसको बोला जाता है? सिरा चंदों के टाइम पे डेडी हाट का नाम था। डेडी हाट जहाँ आज है, वहां पहले हम उसको क्या बोलते थे? सिरा बोलते थे। तो चंदों की जो जेल थी वो सिराकोट में होती थी और इसको सिराकोट के किले में बंद कर दिया गया और वहीं दीपचंद की मृत्यु हो गई। तो दीपचंद एक राजा था। इसके बाद एक राजा जो है ये मोहनचंद आया, ये राजा बना। और मोहनचंद के कार्यकाल में ये जो हर्षदेव जोशी है ये कैद हो रखा था, लेकिन ये इसने क्या किया कि मतलब ये भाग गया, जेल से भाग गया। ये कैद हो रखा था ना, लेकिन कैद कैद होने के टाइम पे इसने जेल से ये भाग गया और भागते भागते कहाँ पहुंचा, सीधे गढ़वाल पहुंच गया। अब लाल सिंह यानी कि मोहन सिंह जो है वो मोहनचंद के नाम से गद्दी पे बैठता है और हर्षदेव जोशी इसके कार्यकाल में यहाँ से भाग जाता है। तो जब ये भागेगा तो ये किसी राजा के पास जाएगा शरण लेने से। तो ये कुमाऊं से सीधे भाग के आएगा गढ़वाल, और गढ़वाल में एक राजा है जिसका नाम है ललित शाह, ठीक है। गढ़वाल का राजा कौन है? ललित शाह। ललित शाह के 4 बेटे हैं। कौन कौन से? एक है इसका बेटा जयकृष्ण शाह, जयकृष्ण जयकृत शाह है। प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन के बाद पराक्रम, और एक प्रीतम शाह, ठीक है। तो 4 बेटे हैं इसके, 2 पत्नियां थी, एक का नाम डोडियाली था और एक का नाम क्योटली रानी था, ठीक है। 2 रानियां थी। तो जो इसका ये वाला बेटा था प्रद्युमन शाह। हालांकि अभी देखो, पहले मैंने आपको बोला कि हर्षदेव जोशी कहाँ भाग के आया, गढ़वाल भाग के आया, और गढ़वाल में राजा कौन है? ललित शाह है। पंवारों का राजा है ललित शाह, ठीक है। ये श्रीनगर में राज कर रहा था। तो ललित शाह के पास पहुंचा कौन? हर्षदेव जोशी ललित शाह के पास पहुंचता है और इससे एक संधि कर लेता है। संधि क्या कर लेता है कि कुमाऊं पे आक्रमण करने का इसको न्योता दे देगा कि भाई कुमाऊं में ऐसे ऐसे हो रहा है। इसने उसको ये कहानी सुनाई और फिर ललित शाह और हर्षदेव जोशी दोनों जो है मिल करके कुमाऊं पे अब क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो ललित शाह की सेना और हर्षदेव जोशी दोनों ने मिलकर कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया, यानी कि चंदों पे आक्रमण कर दिया। तो चंदों का राजा मोहन सिंह है, मोहन सिंह को पराजित कर दिया। और ललित शाह ने, अब जब मोहन सिंह पराजित होगा तो ललित शाह क्या करेगा कि अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पे बैठाएगा, ठीक है। यानी कि मोहन चंद के बाद कौन राजा बना? प्रद्युमन चंद, ये राजा बना। ये राजा यहाँ पे बनता है। अब प्रद्युमन चंद जब राजा बना तो ललित शाह अपने बेटे का राज्याभिषेक करके कुमाऊं से वापस आ रहा था और यहीं बीच में इसको मलेरिया हो जाता है और ये मलेरिया से मर जाता है, ठीक है। अब पवारों के लिए क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा राजा था जो मलेरिया से मरा था? तो फिर उत्तर क्या हो जाता है? ललित शाह हो जाता है, ठीक है। पवारों का मलेरिया हो जाता है इसको और ये वहीं मर जाएगा। तो श्रीनगर की गद्दी भी खाली हो जाएगी। तो श्रीनगर में तो खैर तब जयकृत शाह बैठ जाएगा। प्रद्युमन शाह के बाद प्रद्युमन जो प्रद्युमन चंद शाह जो था वो प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पे बैठेगा। लेकिन इसी बीच इसका और इसके भाई के बीच में विवाद हो जाएगा। जो श्रीनगर का राजा जयकृत शाह है, ललित शाह तो मर गया, अब ये राजा बनेगा ना श्रीनगर में। इसके बाद श्रीनगर मतलब पंवारों का राजा ये बनेगा। तो दोनों भाइयों के बीच क्या हो जाता है? एक विवाद हो जाता है। क्यों विवाद होता है? क्योंकि ललित शाह ने जीता था कुमाऊं के क्षेत्र को। अब जयकृत शाह जो है वो प्रद्युमन शाह पे अपना अधिकार समझता है, क्योंकि बड़ा कौन है? जयकृत शाह है ना। तो वो सोचता है, अरे कुमाऊं से
वो कर लेने के लिए उसको बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि कुमाऊं में आमदनी ज्यादा होती थी, वहां तराई वाला क्षेत्र था, तराई भाबर का, तो वहां से चंदों के टाइम पे 9 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी। 9 लखा, 9 लखा भी बोला जाता था तराई के क्षेत्र को, और 84 माल परगना भी कहा जाता था, क्योंकि ये 84 कोस तक फैला हुआ था ये तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अब जैकर शाह और दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो प्रद्युमन चंद ने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया और ये श्रीनगर पे कब्जा इसने कर दिया। प्रद्युमन चंद ने जैकर शाह को हरा के श्रीनगर पे कब्जा कर दिया और अपना प्रतिनिधि जो हर्षदेव जोशी था उसको छोड़ दिया, हर्षदेव जोशी। ठीक है, क्योंकि जब ललित शाह और हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पे आक्रमण किया तो प्रद्युमन चंद तो राजा बना, लेकिन उसने अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया? हर्षदेव जोशी को बना दिया। ओके, यहां तक ठीक है। अब हर्षदेव जोशी के पास उसने कुमाऊं की गद्दी सौंप दी और प्रद्युमन चंद जो कुमाऊं में था वो पहुंच गया अभी कहां पे? वो श्रीनगर आ गया, प्रद्युमन चंद श्रीनगर आ गया। अब हर्षदेव जोशी को उसने अपना प्रतिनिधि सौंप दिया और उसके बाद क्या हुआ कि मोहन सिंह से जब इन्होंने आक्रमण किया, ललित शाह और इसने हरदेव जोशी ने मोहन सिंह पे आक्रमण किया, तो ये भाग गया था। अब ये वापस आएगा और हरदेव जोशी को हराएगा और दोबारा से राजा बनेगा कौन? मोहनचंद। मोहनचंद। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहां से और हमारे पास आ जाता है कि चंदों का वो इकलौता कौन सा राजा था जो 2 बार गद्दी पे बैठता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनचंद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार गद्दी पे बैठा। इसी बीच हरदेव जोशी अपनी सेना को संगठित करता है और मोहनचंद पे आक्रमण करेगा, और मोहनचंद पे आक्रमण करने के बाद ये क्या करेगा कि मोहनचंद को मार देगा, यानी कि आपकी बार मोहनचंद जो है वो मर जाएगा और फिर एक व्यक्ति को ये राजा बनाएगा जिसका नाम है शिवचंद। शिवचंद एक राजा बनेगा जो 60वें नंबर का राजा है, चंदों का 60वें नंबर का। ठीक है, एक राजा हो आएगा बस, या फिर गोरखा आ जाएंगे। शिवचंद इसको राजा बनाएगा। ये शिवचंद कौन है? ये चंदों का रिश्तेदार है, उद्योग चंद से रिलेटेड था ये, तो इसको राजा, खुद राजा नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है? जोशी है, और यहाँ पे राजा जो है वो चंद बनेंगे। ठीक है, तो चंदों के ही रिश्तेदारों को लेके आएगा और उसको राजा बनाएगा शिवचंद को। तो अब जो लाल सिंह है वो आ जाता है। अभी लाल सिंह कहाँ था? लाल सिंह यूपी में है, लखनऊ रियासत के पास है कहीं, और मोहनचंद के बेटे को भी वो साथ में रख लेता है। मोहनचंद का बेटा कौन है? तो लाल सिंह था। मोहन सिंह तो इसकी कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब इसका एक बेटा था, इस बेटे का नाम है महेंद्र चंद, जो लाल सिंह के साथ था। ये लखनऊ से एक शाही सेना लेके आएंगे यूपी की तरफ से और शिवचंद पे और हरदेव जोशी पे आक्रमण कर देंगे। ये तो मारा जाएगा और हरदेव जोशी डोटी भाग जाएगा। डोटी मैंने क्या बोला था कि डोटी किसको बोलते हैं? नेपाल को बोलते हो। ठीक है, तो ये तो मारा गया, लेकिन ये हरदेव जोशी अभी गढ़वाल नहीं भागा। पिछली बार तो ये गढ़वाल आ गया था, लेकिन अभी पहुंच गया कहाँ पे? डोटी पहुंच गया। तो इसने क्या किया, जब ये शिवचंद मारा गया, हरदेव जोशी भाग गया, तो कुमाऊं का राजा कौन होगा? महेंद्र चंद होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कुमाऊं का अंतिम राजा, यानी कि चंदों का अंतिम राजा कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र चंद था। ये राजा होता है चंदों का, जिसका नाम क्या है? महेंद्र चंद। और इस बार हरदेव जोशी पहुंच गया कहाँ पे? डोटी पहुंच गया। डोटी यानी कि नेपाल पहुंच गया। तो डोटी में बताओ कौन शासक होगा? कौन था डोटी मतलब नेपाल का शासक कौन होगा? 1790 का टाइम है और इसमें डोटी का राजा कौन है? डोटी का राजा जो है वो रण बहादुर शाह है। ठीक है, रण बहादुर शाह। इससे पहले वाले में बताया था मैंने आपको, रण बहादुर शाह जो किसका बेटा है? प्रताप नारायण का बेटा है, तो वो वहां का राजा है। और चंदों का राजा महेंद्र चंद है। तो हरदेव जोशी सीधे डोटी गया और हालांकि पहले ये बरेली में जाता है और बरेली के बाद ये अली एक किसी से, एक मेहंदी करके एक नाम है, उससे मिलेगा और उसके बाद ये बरेली वहाँ डोटी चला जाएगा। तो डोटी का राजा रण बहादुर शाह है। रण बहादुर शाह के साथ हरदेव जोशी एक संधि करता है। संधि कैसे करता है कि एक तो वो कुमाऊं की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानकारी लेगा जो रण बहादुर शाह है हरदेव जोशी से, और आक्रमण करने के बाद हरदेव जोशी को ऐसा आश्वासन देगा कि हाँ हम आपको कुछ क्षेत्र इसके देंगे। ठीक है, जीतने के बाद
तो रण बहादुर शाह क्या करेगा कि अपने सेनापतियों को तैयार करेगा, और इसके सेनापति जो है अमर सिंह थापा है, हस्तिदल चौतरिया है, जयरखा है, ये इसके सेनापति हैं। तो इन सेनापतियों ने क्या किया कि 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। तो कुमाऊं में कौन है? महेंद्र चंद शासक है, और साथ में इसका चाचा लाल सिंह है, यानी कि ये चाचा भतीजे हैं, इनका राज चल रहा है। हर्षदेव जोशी के कहने पे रण बहादुर शाह अपने सेनापति अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, जयरखा, इनके द्वारा सेना को संगठित करेगा और आक्रमण कर देगा किस पे? महेंद्र चंद पे। तो 1790 में एक आक्रमण होता है जिसको बोलते हैं हवाल बाग का युद्ध। हवाल बाग का युद्ध। तो हवाल बाग का युद्ध होता है किसके बीच? महेंद्र चंद और अमर सिंह थापा, ये जो इनकी ये जो सेनापति है, इनके बीच। और इस युद्ध में महेंद्र चंद जो है वो हार जाता है, ठीक है। और संपूर्ण कुमाऊं पर किसका अधिकार हो जाएगा? गोरखों का अधिकार हो जाएगा। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1790 में कर दिया, ठीक है। और युद्ध कौन सा हुआ? हवाल बाग का युद्ध। अब ठीक एक क्वेश्चन देखो, अभी पटवारी के पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि जब गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया तो उसके बाद उन्होंने पहला सूबा किसको नियुक्त किया? यानी कि अब कोई क्षेत्र अगर हमने कहीं जीत लिया तो हम खुद तो वहां पे नहीं बैठेंगे, किसी अन्य को बिठा देंगे। तो ऐसे एक सूबा होता है। सूबे का मतलब ये है कि जो राजा के अधीन काम करेगा, ठीक है। तो उस पहला सूबा उसने जोगमल को बनाया था। ये जोगामल, यानी कि गोरखों का पहला सूबा जो कुमाऊं में आया या बैठा, उसका नाम था जोगामल। और जोगामल ने कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि गोरखों के किस सूबे ने पहला बंदोबस्त किया था, भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में? तो उसका आंसर भी जोगामल ही है। अब देखिए यहाँ पे अ, इन्होंने गोरखों ने क्या किया, गढ़वाल पे अपना मतलब कुमाऊं पे अपना अधिकार कर दिया। अब गढ़वाल जब कुमाऊं पे अपना अधिकार करेंगे तो अब इनकी नज़र अपनी सीमा विस्तार पे होती है, और सीमा विस्तार के लिए ये अब गढ़वाल पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो 1790 पे जब इन्होंने गोरखों ने कुमाऊं पे अपना अधिकार जमाया तो उसके बाद 1791 का टाइम आया, 1791। और अब ये आक्रमण करेंगे कहाँ पे? गढ़वाल पे। तो गढ़वाल का राजा इस समय कौन है? प्रद्युमन शाह है। जो प्रद्युमन चंद था, पहले वो प्रद्युमन शाह था, क्योंकि ललित शाह का बेटा था ना वो, तो प्रद्युमन शाह होगा। लेकिन जब वो कुमाऊं की गद्दी पे बैठा तो उसका शाह जो है वो चंद में चेंज हो गया, क्योंकि वहां चंद बैठते थे। तो प्रद्युमन शाह प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पे बैठा था। लेकिन उसने अपने भाई से विवाद होने के बाद वो गढ़वाल आ गया, ठीक है। ये मैंने बताया था पहले। तो अब गढ़वाल का राजा कौन हो जाए है? प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद ये राजा है। इसका टाइम लगभग 1786 से लेके 1804 तक होता है, ठीक है। गढ़वाल के इतिहास में अगर इसका टाइम देखते हैं तो 1786 से लेके 1804 तक इसका हम टाइम पढ़ते हैं, टाइम पीरियड 86 to 1804। अब इसके समय जब 1791 में गोरखों ने अपनी से सेना से प्रद्युमन चंद पे आक्रमण किया, गढ़वाल पे, तो इस युद्ध में गोरखा हार गए। कौन हारे? गोरखा हारे। प्रद्युमन चंद जीत गया था इस युद्ध को, और इस युद्ध का नाम है लंगूर गढ़ का युद्ध, जो इनके बीच में हुआ था। लंगूर गढ़ का युद्ध, ठीक है। तो लंगूर गढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्रद्युमन चंद और गोरखों के बीच हुआ। तो इनके बीच युद्ध होगा, लेकिन हारेगा कौन? गोरखा हारेंगे, प्रद्युमन चंद जीत जाएगा, प्रद्युमन शाह जीत जाएगा। लेकिन ये गोरखा जो है ना, यही डेरा डाल देता है इसी बीच। हारने के बाद ये यही डेरा डालेंगे, और प्रद्युमन चंद फिर क्या करेगा कि इनसे एक संधि कर लेगा, क्योंकि प्रद्युमन जो शाह है, प्रद्युमन शाह, वो एक उदार शासक भी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, युद्ध जीतने के बाद गोरखों से एक संधि कर लेता है ताकि दोबारा से ये आक्रमण न करें हमारी सेना पे या गढ़वाल पे। अब संधि करेगा तो संधि के तहत कुछ शर्तें इनकी अ, रहती हैं, किसके लिए? गोरखों के लिए। यानी कि संधि में क्या होता है कि पंवार शासक जो है वो गोरखों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। पहला जो संधि का नियम था उसमें यह था कि पंवार शासक गोरखों की अधीनता स्वीकार करेगा। अब इसके बाद प्रद्युमन चंद क्या करता है कि उनकी अधीनता स्वीकार करता है। कैसे अधीनता स्वीकार करेगा? कि गोरखों की एक सेना को श्रीनगर में रखने का वो होता है फरमान जारी, मतलब एक वो होता है संधि होती है। उसके तहत गोरखों की एक सेना कहाँ रुकेगी? गढ़वाल में रहेगी, राजा के दरबार में रहेगी, राजा के दरबार में। दूसरा, 3000 रुपये जो वार्षिक है
वो कर देगा कौन? राजा प्रद्युम्न शाह देगा गोरखों को। कौन देगा? प्रद्युम्न शाह 3,000 रुपये वार्षिक कर देगा, जो बाद में 5,000 रुपये हो जाता है, यानी कि कुछ सालों के बाद ये कर जो है बढ़ जाता है और 5,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ संधियां थी, मतलब संधि में शर्तें थी, वो प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच होती है, और प्रद्युम्न शाह गोरखों को अपने दरबार में रखने के लिए अ, मान जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, प्रद्युम्न शाह के टाइम पे एक टाइम आता है 1795। 1795 1795 का टाइम आया और गढ़वाल के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। तो ये अकाल पड़ा तो इसको गढ़वाल में बावनी के नाम से जाना जाता है, बावनी। अब इसको बावनी क्यों बोलते हैं गढ़वाल में, इस अकाल को? ये आज भी ये शब्द जो है गढ़वाल में प्रचलित है कि अगर अकाल पड़ता है ना कहीं किसी क्षेत्र में, तो उसको हम बावनी बोलते हैं, इक्यावनी बावनी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस समय जो संवत था वो 1852 चल रहा था। संवत, संवत पता है आपको? नहीं। तो कोई से भी डेट होती है ना, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में हम क्या करते हैं, 57 को ऐड कर देते हैं, 57 को। तो अगर हमें संवत निकालना होता है तो हम इसमें 57 ऐड करेंगे और वो संवत चल जाएगा। तो अभी बोलेंगे हम कि कौन सा संवत चल रहा है, तो क्या आंसर होगा? कौन सा संवत है? 57 ऐड करेंगे 23 में, 80 हो जाएगा ना, तो 80 81, तो 1852। ठीक है, 1852, यहाँ पे 57 ऐड किया, 1852 इसका टाइम निकला, तो 1852 का मतलब होता है बावनी। तो हमने गढ़वाल में इसको क्या बोला? बावनी, क्योंकि 1795 में अकाल पड़ गया था गढ़वाल में, और इसको बावनी के नाम से जानते हैं। आज भी इसको हम क्या बोलेंगे कि बावनी का अर्थ क्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? अकाल आ जाएगा। तो अकाल पड़ गया। अब गोरखों को क्या हुआ कि गढ़वाल पे आक्रमण करने का मौका मिल गया, क्योंकि अब गढ़वाल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। फिर एक दूसरी घटना क्या हुई इसके समय कि 1803 में, 1803 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया। भूकंप जो आज तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है, 1803 में। इसमें राजा का महल टूट गया। राजा का महल कहाँ पे था? राजा कहाँ रहता था पंवारों का? श्रीनगर में रहता था। ठीक है, तो राजा का महल टूट जाता है, और ये महल अजयपाल ने बनाया था। अजयपाल एक 37वां राजा था पंवारों का, जो सबसे शक्तिशाली राजा था। तो अब क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है वनडे एग्जाम में कि पंवारों का अजयपाल का महल जो है वो कब टूटा, ठीक है, किस त्रासदी में टूटा? तो 1803 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1803 में जब भूकंप आया तो राजा का महल टूट गया। कई लोग यानी कि लेखक तो ये बोलते हैं कि मात्र 25% जनसंख्या ही गढ़वाल की बची थी, बाकी सभी लोग जो है वो मारे गए थे, ऐसा बोला जाता है। 25% लोग बचे थे, कुछ विद्वानों के अनुसार हैं। तो 1803 में भूकंप आया, तो अब गढ़वाल की स्थिति जो है, राजा की स्थिति वो दयनीय हो गई। इसी बीच मौका पाकर 1804 में क्या हुआ कि गोरखों ने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो गोरखों का जो सेनापति है वो अमर सिंह थापा है। अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि श्रीनगर पे अटैक कर दिया, श्रीनगर पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जो ये प्रद्युम्न शाह है ये यहाँ से भाग गया, क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। एक पहले अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये दोनों, इन दो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद प्रद्युम्न शाह जो है वो श्रीनगर छोड़ के अलकनंदा नदी को पार करके बाड़ाहाट पहुंच गया। तो ये बाड़ाहाट कहाँ है? बाड़ाहाट किसको बोलते हैं वर्तमान में? बाड़ाहाट उत्तरकाशी का नाम है। ठीक है, अभी बाड़ाहाट जो है उत्तरकाशी है। बाड़ा का मतलब होता है बड़ा, और हाट का मतलब होता है बाजार। तो यहाँ कभी बड़ा बाजार लगता था, इसीलिए इसको बाड़ाहाट बोला गया है, उत्तरकाशी को। तो बाड़ाहाट पहुंचा कौन? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, ठीक है, किसके डर से? मतलब इनके बीच में एक युद्ध होता है और ये यहाँ से भाग के बाड़ाहाट पहुंच जाता है। यहीं अमर सिंह थापा जो है इसका पीछा करते करते पहुंच गया बाड़ाहाट, और बाड़ाहाट में भी इनके बीच एक युद्ध हुआ। और इसके बाद जो प्रद्युम्न शाह है वो वहां से भाग के चमुआ आ गया। जिस चमुआ को आज हम चंबा बोलते हैं। चंबा कहाँ है? टिहरी में, हाँ। तो वहां आ गया। चमुआ में भी एक इनके बीच, यानी कि चंबा में भी इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, और उसके बीच ये जो है भाग के आ गया देहरादून में। कौन? प्रद्युम्न शाह देहरादून पहुंच गया। इसी बीच क्या होता है कि ये अपना एक सिंहासन भी बेच लेता है प्रद्युम्न शाह, और 12,000 सैनिक हरिद्वार की साइड से, यानी कि यूपी की साइड से लेके आ जाता है।
गोरखों को हराने के लिए अपना राज सिंहासन भेजेगा सहारनपुर में, और वहां से लगभग 12,000 सैनिकों की सेना लेके आएगा। और एक लंडौर एक रियासत पड़ती है, हरिद्वार में है आज भी लंडौर, तो वहाँ का एक राजा है राय दयाल सिंह, तो वो भी पवारों का साथ देता है इसमें, ठीक है। जो वहाँ का रियासत का राजा है वो भी इस पवारों का साथ देगा, लेकिन उसके बाद भी पवार जो है वो नहीं जीत पाएंगे। तो अंतिम युद्ध क्या होगा, प्रद्युमन शाह और अमर सिंह थापा के बीच अंतिम युद्ध होगा 14 मई 1804 को, और ये युद्ध होगा खुड़बड़ा के मैदान में। खुड़बड़ा तो देहरादून में ही है। और इस युद्ध में कौन मारा जाएगा, प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब इन्होंने क्या किया कि 1804 में 1804 से लेके और 1815 तक ये इनका टाइम था गढ़वाल पे आक्रमण। 1804 से लेके 1815 तक कहाँ पे कब्जा रहा इनका, गढ़वाल पर। किसका, गोरखों का। प्रद्युमन शाह मारा गया, और प्रद्युमन शाह के मरने के बाद गोरखों ने प्रद्युमन शाह का अंतिम संस्कार किया और उसको हरिद्वार लेके गए, ठीक है। हरिद्वार में उसका अंतिम संस्कार किसने किया, अंतिम संस्कार किसने किया, गोरखों ने किया है। तो ये गढ़वाल में इनका टाइम है रहने का। और कुमाऊं में गोरखों ने अपना अधिकार जमाया रखा 1790 से लेके और 1815 तक, इस बीच ये दो टाइम। अब एक क्वेश्चन यहाँ से नया बन जाता है वनडे एग्जाम के लिए कि जो गोरखे थे, गोरखों ने उत्तराखंड पे कितने वर्षों तक राज किया, क्या उत्तर होगा इसका, 25 वर्षों तक। और अगर स्पेशली सिर्फ गढ़वाल के लिए बोला गया तो तब क्या आंसर हो जाएगा, तो 10.5 के करीब होता है ये, 10.5 वर्ष, 10.5 वर्ष तक ये गढ़वाल में राज करते हैं, और 25 वर्ष ये कुमाऊं पे राज करेंगे। तो टोटल 25 वर्ष ये यहाँ पे राज करते हैं, ठीक है। कौन, गोरखा। अब ये तो इनकी आक्रमण की तिथि थी। अब ये यहाँ पे क्या क्या करेंगे इसके बारे में, यानी कि हम इनके सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारियां लेते हैं। तो गोरखों का पहला सूबा कौन बना कुमाऊं में, जोगामल, ठीक है। जोगमल भी इसको बोलते हैं, जोगामल भी बोलेंगे, ये बनेगा। तो अब गोरखों की सेना यानी कि सैन्य प्रशासन कैसा था, गोरखों का जो प्रशासन था वो व्यवस्थित नहीं था और सेना पर आधारित था। जो इनका प्रशासन था ना वो किस पे आधारित था, सेना पे। यानी कि सेना ही इनकी प्रमुख जीत की वजह होती थी किसी भी क्षेत्र में। कुमाऊं, जब इन्होंने कुमाऊं को जीता, गढ़वाल को जीता, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी सीमा को कांगड़ा तक पहुंचाने का प्रयास किया। यानी कि यहाँ क्योंकि गढ़वाल की सीमा को हिमाचल से टच करेगी, तो कांगड़ा के राजा रणजीत सिंह को इन्होंने पराजित किया, और उसको हराने के बाद सिक्किम से भी इन्होंने युद्ध किए, सिक्किम के राजा को भी परास्त किया, और चीन के कुछ क्षेत्रों पे इन्होंने अपने अधिकार किए, ठीक है। अब जब इनकी सेना में वृद्धि होने लगी, तो अब इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से पंगा लेना शुरू कर दिया। गोरखपुर के कुछ क्षेत्र थे वहां पे भी इन्होंने आक्रमण किया, और फिर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों से भी युद्ध करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इनके सैन्य प्रशासन में हम ये जानते हैं कि ये युद्ध किस प्रकार से करते थे। तो गोरखों का जो युद्ध करने का था, उनका प्रमुख हथियार क्या था, किस, हाँ, गोरखे किस हथियार को यूज करते थे, खुंगरी। गोरखों का मुख्य हथियार जो है वो खुंगरी है, और खुंगरी से जब भी आमने सामने के युद्ध होते थे तो ये खुंगरी का यूज करते थे। अब सैनिकों का मुख्य हथियार खुंगरी था, और खुंगरी बनाने का केंद्र जो था ये गढ़ी था। गढ़ी नेपाल में पड़ता है, आज भी वहाँ पे गढ़ी है, तो गढ़ी इनका प्रमुख केंद्र था। डोटी डोटी में पड़ेगा ये गढ़ी नामक केंद्र। और यहाँ पे भी जो लोहार जाति के लोहार है ना, और लोहार भी किस जाति के थे, नेवार जाति के। एक क्वेश्चन आता है कि जो खुंगरी बनाने का काम करते थे वो गोरखा की कौन सी जाति करती थी, तो लोहार जाति। लोहार तो थे ही, खुंगरी बनाने लोहा बनाने वाला काम लोहार ही करेगा, लेकिन जाति का नाम नेवार है, ठीक है, नेवार। नेवार जाति के लोग जो है ये खुंगरी बनाने का काम करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 1 फुट होती है, और इसको आमने सामने के युद्ध में गोरखा प्रयोग करते थे। खासकर झाड़ी जोड़ी काटने के लिए जब ये पहाड़ों पे चढ़ते थे तो झाड़ियों काटने का काम भी आमने सामने के युद्ध में भी करते थे। जब ये युद्ध में करेंगे इसका यूज, तो जब युद्ध करेंगे तो इनका एक युद्ध घोष होता था, ये बोलते थे आयो गोरखाली, ठीक है। गोरखा राइफल आज भी, गोरखा राइफल तो आपने सुना ही होगा। सीडीएस जो हमारे थे विपिन रावत, वो भी गोरखा से संबंधित थे, और शायद अनिल चौहान जो अभी सीडीएस है ना, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसी राइफल से। तो जो गोरखा राइफल्स है उसका भी ये उद्घोष यही है, आयो गोर जय माँ काली आयो गोरखाली, ठीक है ना।
तो गोरखा, इनका युद्ध घोष भी पहले से यही था। जब भी खुंखरी का यूज करते थे तब भी इनका जो युद्ध घोष था, यानी कि जब युद्ध करते समय हम बोलते हैं ना, तो वो भी क्या था, आयो गोरखाली था। ठीक है, ये इनका हमारा। इसके अलावा अब ये खुंगरी पे ही डिपेंड तो नहीं थे, बंदूक इनके पास थी, लमछड़ इनके पास था। ठीक है, भाला, लमछड़, लंबी छड़ जिसे बोलेंगे, भाला टाइप का होता है। तो ये तलवार, धनुष, ये सब सबका यूज ये करते थे, यानी कि ये भी इनके प्रमुख हथियारों में थे। यहाँ तक कि जो कैप्टन कैप्टन हेरेसी था, अंग्रेजों का एक कप्तान था जिसका नाम हेरेसी था, उसने 1815 में इनके इनके युद्धों के बारे में बोला, यानी कि इनकी वीरता के बारे में बताया कि गोरखा जो थे वो युद्ध के प्यासे हो जाते थे, जब युद्ध करते थे ना तो खून के प्यासे। ये इनकी वीरता के गाथे हैं, क्योंकि इनकी वीरता के लिए अंग्रेजों ने खुद देहरादून में खलंगा दुर्ग का निर्माण भी किया था। खलंगा है ना देहरादून में, तो उसका निर्माण भी किसने किया था? खलंगा। तो अंग्रेजों ने किया था इनकी इनकी वीरता के लिए। ठीक है, अब वो इनके इनकी जो सेना होती थी, गोरखाओं की सेना, वो दो प्रकार की होती थी। एक होती थी जागरिया और एक होती थी डाकरिया। डाकरिया, ठीक है, डाकरिया, यानी कि सेना तो इसको दो भागों में बांटेंगे। इससे पहले ये जो था, ये हमारी स्थायी सेना आएगी, स्थायी, और एक दूसरी है वो अस्थायी सेना है। सेना दो प्रकार की थी, एक स्थायी थी, एक अस्थायी थी। तो अस्थायी सेना के अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक जागरिया और एक डागरिया। जागरिया सैनिक क्या होते हैं? जो प्रतिवर्ष सेना में शामिल होते थे, यानी कि प्रत्येक साल जो सेना में आ रहे हैं ना, तो ये एक वर्ष शामिल होते थे, इनको ट्रेनिंग वगैरह दे के अब इनको 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। तो 2 साल तक ये फ्री रहते थे, तो ये अब डाकरिया कहलाते थे। ठीक है, यानी कि जहाँ प्रतिवर्ष नियुक्ति होंगी, प्रतिवर्ष सेना में शामिल होंगे, वो जागरिया कहलाएंगे। और जो 2 साल बाद जब इनको छोड़ दिया जाएगा, ये फिर ये सेना में शामिल होंगे, तो ये डागरिया कहलाएंगे। तो इस जागरिया को जागचा और डागरिया को डाकचा भी कहा जाता था, दो इनके अन्य नाम भी है। और ये स्थायी सेना होती थी। इसके अलावा अस्थायी सेना क्या होती थी? तो अस्थायी सेना में वो सैनिक होते थे जो युद्ध में बहादुरी दिखाते थे। सपोज हमने किसी गोरखों ने क्या किया कि किसी क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया, आक्रमण करते करते जो सामने वाली पार्टी है वहां भी तो कुछ युद्ध युद्ध मतलब वीर होते थे, तो ये क्या करते थे कि जब उस क्षेत्र पे कब्जा कर देते थे, तो उन उन वीरों को अपनी सेना में शामिल कर देते थे। कब्जा तो उन्होंने कर दिया, तो वो वीर सैनिक जो है वो अस्थायी सैनिक कहलाते थे, जो सिर्फ युद्ध का काम करते थे। और बदले में ये जब वीरता दिखाते थे, तो गोरखों को ये क्या करते थे कि भूमि दान कर देते थे, वेतन के बदले भूमि दान कर देते, और उसी पे ये जो अस्थायी सैनिक थे ये अपना कृषि करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ठीक है सर, आज के लिए बहुत है। हाँ जी, ठीक है, बाकी इसको कल देखते हैं। ठीक है, अब इनके प्रशासन और इनकी प्रथाओं के बारे में बात करेंगे।